अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज आपकी मुलाकात पाकिस्तान अवामी तहरीक के रहनुमा अजहर अलवी साहब से करवा रहे हैं, जो कि कोऑर्डिनेटर हैं तंजीम के। इसके अलावा एक्टिविस्ट और कॉलम नगार भी हैं। तो आज चलिए इनसे मुलाकात करते हैं। सबसे पहले मेरा इनसे यही सवाल है कि निज़ाम की तब्दीली के हवाले से जो बात आपकी जमात कर रही थी, आज वही बात वज़ीर आज़म ने भी की है। तो इस बयान को, वज़ीर आज़म के बयान को आप किस नज़र से देखते हैं? जो बात आपने उस वक्त की थी वो वज़ीर आज़म आज कर रहे हैं कि निज़ाम की तब्दीली के बगैर तब्दीली मुमकिन नहीं। तो हमें इसके बारे में बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपका नसीब अमान साहब और 5TPK का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अवामी तहरीक का मौक़िफ़ लेने के लिए मुझे आज दावत दी। आपने जो सवाल पूछा कि निज़ाम की तब्दीली पे जो आज प्राइम मिनिस्टर की स्टेटमेंट भी आ गई और अवामी तहरीक का लाएअमल क्या है, और इसके अलावा हम आज फेसबुक ट्विटर पे हमारी एक्टिविटी चल रही है डेफिनेटली। तो इस पे मैं ये कहना चाहूँगा कि देखें 2012 दिसंबर आज का दिन था, 23 दिसंबर 2012 कि जब मीनार पाकिस्तान पे हर तरफ इंसानों का एक समंदर नज़र आ रहा था। तो डॉक्टर साहब पाकिस्तान में आए और उन्होंने हकीकी तब्दीली के लिए अपना एक नज़रिया और एजेंडा पेश किया पूरी कौम के सामने। और आज भी आ चुके हमारी जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं पूरी दुनिया में और पाकिस्तान में अवामी तहरीक के जो मेंबर्स हैं, वो आज उस तकरीर को एज ए होल भी, उसके क्लिप्स भी और उसके मंदरजात, इक़्तिबासात पूरी यानी सोशल मीडिया भरा पड़ा है आज। तो अगर आज आप उसको सुने और वो सारे क्लिप्स देखें या उस तकरीर को सुने तो आपको ये पता चलेगा कि उस वक्त जो इलाज उन्होंने तजवीज़ किया था, आज 8 साल के बाद, यानी 2012 और आज हम 2020 में बैठे हैं और एग्जैक्ट इस बात को 8 साल हो चुके हैं। आज इस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर और तब्दीली का वो दावेदार कि जिसने उस वक्त, मैं समझता हूं कि अवामी तहरीक और डॉक्टर ताहिरुल कादरी की बात को नहीं सुना और उन्होंने तब्दीली का वो एजेंडा लेकर एक जल्दबाजी में जितना काम किया, और हमारी जो राय थी और हमारा जो मौक़िफ़ था कि इस इलेक्टोरल सिस्टम को चेंज करें और इलेक्टोरल सिस्टम के अंदर रिफॉर्म्स लेके आए। इन रिफॉर्म्स के बगैर मुल्क में हकीकी तब्दीली नहीं आ सकती। तो उन्होंने उस पर कान नहीं धरे और वो हुकूमत बनाने की जल्दी में जाके उन्होंने हुकूमत बना ली और हुकूमत के ऊपर आकर पूरा जमान हो गए। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह हम ये कहते हैं कि आज हुकूमत में आने के बाद 2.25 साल 2.5 साल के बाद उनकी अकल ठिकाने आ गई है और आज उनकी स्टेटमेंट है कि बाहर से जो कुछ हम देख रहे थे अंदर आकर मुख्तलिफ महसूस हुआ और मुख्तलिफ नजर आया और हमें ये निज़ाम तब्दील करना पड़ेगा। तो ये अल्लाह का शुक्र है कि हमारे मौक़िफ़ की फतह है। और आज जिस दिन में मैं ये बात कर रहा हूं, ये 23 दिसंबर ही का दिन है कि जिस दिन में पूरी कौम ने लाइव वो खिताब सुना था। हर चैनल ने उस खिताब को लाइव लिया था और उसमें यही बात की गई थी कि अगर निज़ाम को तब्दील ना किया गया तो वही अशराफिया और वही जो पूरे का पूरा करप्ट टोला है वो दोबारा बेस बदलकर इसी इक़्तिदार पर आएगा। और आप ये देखें कि ये ऐसा सिस्टम है, ये ऐसा इलेक्टोरल सिस्टम है कि एक पॉलिटिकल पार्टी भी इसकी बेसिकली मोहताज है उन इलेक्टेबल्स की और उन लोगों की कि जो इलेक्शन के प्लेयर्स हैं, और वो वही लोग जीतते हैं, वही पार्टी को ज्वाइन करते हैं और उसके बाद जो है वो उस इक़्तिदार का हिस्सा बनते हैं, जो कि मुख्तलिफ पार्टीज में यही लोग रहे, यही इक़्तिदार का हिस्सा रहे और ये कभी भी इस तरह से तब्दीली नहीं आ सकती। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये मौक़िफ़ आज साबित हुआ और आज तब्दीली का जो सेकंड ब्रांड था, मैं समझता हूँ एक हकीकी तब्दीली का नारा लगाने वाले हम लोग थे, पाकिस्तान अवामी तहरीक थी, और तब जो जाली तब्दीली का ब्रांड जिन्होंने दिया और नारा दिया, आज वो हमारे मौक़िफ़ को खुद मान गए। तो ये तो उसका एक वर्जन है। दूसरी बात आपने ये की कि 23 दिसंबर की और पाकिस्तान अवामी तहरीक का आइंदा लाएअमल क्या है। तो चूंकि पाकिस्तान अवामी तहरीक सिस्टम की तब्दीली पे यकीन रखती है, निज़ाम की तब्दीली और उसके जरिए से हकीकी तब्दीली, ये हमारा मौक़िफ़ है। तो पंजाब की हद तक हम अल्हम्दुलिल्लाह मुनज़्ज़म, भरपूर अंदाज में मुनज़्ज़म हो चुके हैं और मजीद हो रहे हैं। उसकी वजह यह है कि पंजाब में मुतनासिब नुमाइंदगी की बुनियाद पर इलेक्शन
होने जा रहे हैं बल्दियाती। अब ये नहीं पता कि ये हुकूमत उनको करेगी या नहीं करेगी, या अगर करेगी तो कितना इससे बात करेगी, लेकिन हम अपनी तैयारी कर रहे हैं और हम अपने नारे के साथ, यानी हम अगर तो ये इलेक्शन उसी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन यानी मुतनासिब नुमाइंदगी के तहत होते हैं तो हम इनमें भरपूर पार्टिसिपेट करेंगे और हर हल्के में, हर मेट्रोपॉलिटन सिटी में, हर तहसील में, हर यूनियन काउंसिल और नीचे जो नेबरहुड काउंसिल, विलेज काउंसिल बन रही हैं, वहां तक इंशाल्लाह ताला अपने नुमाइंदगान को खड़ा करेंगे। उसके लिए हमारा भरपूर काम जारी है और हर जगह पे हमारी तंजीम साजियां हो रही हैं, हमारे कन्वेंशन हो रहे हैं और लोग अल्हम्दुलिल्लाह धड़ाधड़ पाकिस्तान अवामी तहरीक में शामिल हो रहे हैं। आज भी अभी मैं यहाँ पे जब आपके पास इंटरव्यू देने आया हूँ तो इससे पहले एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पिंडी की एक मारूफ नाम सैयद राहत काजमी साहब ने अपने कम से कम दर्जन बार साथियों के साथ अवामी तहरीक में शमूलियत की है और ये सिलसिला मुल्क के तूल अर्ज में जारी है। उसकी वजह क्या है कि हर साहिब राय शख्स, हर वो इंसान जो सियासत को, सियासी निजाम को और मुल्क के हालात को समझता है, वो ये बात जान चुका है और मैं समझता हूं कि मुल्क के अंदर भी लोग, गली मोहल्ले तक भी लोग ये बात समझ चुके हैं कि जो डॉक्टर तारिक कादरी ने कहा था कि निजाम की तब्दीली के बाद हकीकी तब्दीली आएगी, वो बात आज लोग समझने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह जोग दर जोग पाकिस्तान अवामी तहरीक में शामिल हो रहे हैं। मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि आपने निज़ाम की तब्दीली की बात की है, तो ये निज़ाम की तब्दीली कैसे होगी, ये कैसे मतलब है, कौन के इस हवाले से बताएंगे कि ये निज़ाम की तब्दीली क्या है? ये आपका सवाल जी बड़ा अहम है और बड़ा रेलिवेंट क्वेश्चन है कि आपने पूछा जी निज़ाम की तब्दीली से आपकी क्या मुराद है और आप कैसे क्लेम करते हैं कि आप निज़ाम तब्दील करके मुल्क में तब्दीली लाएंगे। तो इसका जवाब बड़ा सादा है कि निज़ाम की तब्दीली कैसे आई, कैसे होगी। देखें, हमेशा काम होते हैं तरतीब से। अगर कोई बंदा किसी बिल्डिंग पे, किसी छत पे जाना चाहता है तो वो डायरेक्टली 20वीं सीढ़ी के ऊपर जंप नहीं लगा सकता, उसको जाना पड़ेगा स्टेप बाय स्टेप, पहली सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी, तीसरी सीढ़ी, तो स्टेप वाइज वो ऊपर जाएगा तो वो सही सलामत ऊपर पहुंच सकता है, वरना उसकी वही हालत होगी जो आज हालत हो चुकी है। तो निज़ाम की तब्दीली से मुराद हमारी क्या है, उसका स्टेप 1 हम क्या समझते हैं। हम ये समझते हैं कि स्टेप 1 ये है कि सबसे पहले जिसके ऊपर हमने बात की 23 दिसंबर 2012 मीनारे पाकिस्तान और फिर जिस पे धरना हुआ और जिस पे हमारी कॉन्टिन्यूस स्ट्रगल रही और आज भी हम उस मौकफ पे कायम हैं कि सबसे पहले आपने अपने मुल्क का इंतखाबी निज़ाम तब्दील करना है। अब आप पूछेंगे जी वो क्यों, उसकी क्या वजह है, उससे क्या हो जाएगा। देखें, बड़ी सिंपल सी बात है कि आपकी जो पार्लियामेंट है उसका काम क्या है, उसको मुकन्नना कहा जाता है और उसका काम है कानून साजी। उसने कानून साजी करनी है, उसने पॉलिसीज बनानी है, उसने आपको फॉरेन पॉलिसी देनी है, उसने आपको आपकी दाखिली पॉलिसी देनी है, डोमेस्टिक पॉलिसी देनी है, उसने सारे के सारे कवानीन भी बनाने हैं और कवानीन की इम्प्लीमेंटेशन का निज़ाम भी देना है। अब मुझे आप बताएं कि जब आपकी पार्लियामेंट के अंदर जो आपका एक ऐसा इदारा है कि जहां पे आपका कानून बनना है और जहां से इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ की पूरी एक सीरीज चल रही है, तो जब वहीं पे वो लोग होंगे कि जो बेसिकली 50-50 करोड़ रुपया लगा के इलेक्शन को एक माहिराना तरीके से जीत के आए हुए हैं, तो मुझे बताएं कि उन्होंने खाक कानून साजी करनी है जिनको पता ही नहीं है कि लेजिस्लेशन कहते किसको है। अब आपको एक छोटी सी मिसाल दे दूं कि जब ये पिछले दिनों की बात है कि फ्रांस में ये जो ब्लास्फेमिस एक्ट हुआ अभी रिसेंट, तो उसके अगेंस्ट हमारी असम्बली में एक इजलास हुआ और करारदाद पास होनी थी फ्रांस के प्रेसिडेंट के बयान के खिलाफ। अब मुझे बताएं कि ये हर मसले पे लड़ते हैं, इनका हर मसले पे झगड़ा होता है। इस्लामी असम्बली का हर इजलास मछली मंडी बना होता है और वहां पे इनकी वो लैंग्वेज ये यूज करते हैं कि बाखुदा कि हम यानी गली मोहल्ले में कोई थर्ड कैटेगरी का बंदा भी वो लैंग्वेज यूज नहीं करता होगा जो लैंग्वेज हमारे मेंबरान असम्बली यूज करते हैं असम्बली के अंदर। तो हर चीज पे लड़ाई होती है। तो ये कितना इंपॉर्टेंट इशू था और कितना सेंसिटिव मैटर था जिसपे पूरी कौम की तरफ से एक आवाज जानी चाहिए थी, आपकी एक करारदाद पास होनी चाहिए थी। आप उस दिन का असम्बली का इजलास निकाल के देख लें, हमारे मेंबरान असम्बली उस दिन भी लड़ रहे थे और उसमें भी एक यूनानिमस करारदाद नहीं ला सकी। जुल्म की इंतहा है, यानी ये इस कदर ये नाअहल
करप्ट और इतने लुटेरे किस्म के लोग असम्बली में जाके बैठते हैं कि इन्हें अपने नबी की हुर्मत और उसकी इज्जत का एहसास भी नहीं है कि एटलीस्ट हम हर चीज पे लड़ते हैं तो कम से कम उस दिन तो किसी एक मामले पे मुत्तफिक होकर एक यूनानिमस करारदाद पास कर लेते। तो लेकिन नहीं की इन्होंने, उस दिन में लड़ाई हुई, उस मौजू के ऊपर भी ये एक पेज पे नहीं आ सके। तो ये कौम के किस मौजू पे एक पेज पे आएंगे? ये तो कौम को लड़ाई झगड़े के अलावा कुछ दे ही नहीं सकते। तो सर हमारा स्टेप नंबर 1 ये है कि हम ये कहते हैं कि आप इलेक्शन के सिस्टम को ऐसा करें और इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स लेके आए, और ये जो हमारा सिस्टम इस वक्त चल रहा है इलेक्शन का, इसको कहा जाता है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। ये फ्लॉप सिस्टम है बेसिकली। इसके अंदर आप इलेक्टेबल्स के मोहताज होते हैं। हर हलके में मिसाल के तौर पे कोई हलका ले लें तो उस हलके में जो इलेक्टेबल होगा, जो वहां पे सरमायादार होगा, जो वहां पे वडेरा होगा, जो वहां पे बरादरियों को खरीद सकता है, जो वहां पे जिसके कब्जे में थाना कचहरी होगी, जिसके पास अस्सो रसूख होगा, जिसके पास पैसा होगा, जिसके पास बदमाशी होगी, जिसके पास चोर उचक्के होंगे, बेसिकली वो इलेक्शन को मैनिपुलेट करके जीतेगा। मुझे आप ये बताएं कि वो जाके आपकी पार्लियामेंट में कौन सी कानून साजी करेगा, या मुल्क के लिए कौन सी खारजा पॉलिसी बना देगा, या मुल्क के लिए वो कौन से कवानीन ऐसे बना के लाएगा जिसमें लोगों का भला हो। हमारी पार्लियामेंट हर वो कानून पास करती है। आप पिछले दिनों में देख लें कि इन्होंने अपनी मराद के कवानीन पास किए, अपनी तनख्वाहें बढ़ाई, अपनी मराद बढ़ाई, लेकिन ये हर वो कानून पास नहीं करते जिसमें आवाम की फलाह हो, आवाम की बहबूद हो। तो हम स्टेप 1 ये समझते हैं कि सबसे पहले हम इस मुल्क का निज़ाम इंतखाब बदलना चाहते हैं और इलेक्टोरल रिफॉर्म्स चाहते हैं, ताकि स्क्रूटनी के जरिए आइन की आर्टिकल 62, 63, आइन की आर्टिकल 218, ये तमाम शिकें जो कि बेसिकली एलिजिबिलिटी ऑफ कैंडिडेट को डिफाइन करती हैं, हम चाहते हैं पहले ये इंप्लीमेंट हो और साफ सुथरे लोग इलेक्शन लड़ें, माहिर लोग, एजुकेटेड लोग, ईमानदार लोग, बासलाहियत लोग। जब आपकी कैबिनेट में, आपकी असेंबली में ऐसे स्क्रूटनाइज्ड प्रोसेस के बाद आने वाले लोग आएंगे और उस स्क्रूटनी के जो आइन जिस स्क्रूटनी के स्टेप्स डिफाइन करता है वो सारा कुछ करके वो लोग जब आपकी हुकूमत का हिस्सा बनेंगे तो फिर आपके हर शोबे में इंशाअल्लाह ताला तब्दीली आएगी। और अब इससे आगे का मामला तवील हैं जो इस इंटरव्यू के मुतहम्मिल नहीं हो सकते कि फिर आपकी मुआशी पॉलिसी क्या है, आपकी खारजा पॉलिसी क्या है, आपकी दाखिला पॉलिसी, इसके ऊपर हमारा पूरा वर्क मौजूद है। और अगर आपको याद हो तो ARY ने गालिबन एक सेशन किया था जिसमें तमाम लीडर्स को टाइम दिया गया था, तमाम वो आपके यूट्यूब और सोशल चैनल्स के ऊपर वो पूरा पड़ा हुआ है। उसमें डॉक्टर साहब भी थे, इमरान खान साहब भी थे, तमाम लीडर्स थे। तो उनको थोड़ा सा टाइम दिया गया था कि इतने टाइम में आप इस पॉलिसी को डिफाइन करें, तो उसमें भी आपको बहुत सारा मवाद मिल जाएगा। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह एक्सपर्ट्स मौजूद हैं और पूरे का पूरा काम सिस्टम्स के ऊपर हुआ है। लेकिन हम ये कहते हैं कि स्टेप 1 ये है कि सबसे पहले इलेक्शन का निजाम प्योरीफाई हो और स्क्रूटनी के प्रोसेस से गुजरने के बाद अहल लोग असेंबली के इक्तदार तक, ईमानों तक वहां पहुंचे, बैठे, वो बासलाहियत लोग आगे इंशाअल्लाह हर शोबे में तब्दीली ले आएंगे। अच्छा, अभी आपने निज़ाम की तब्दीली की बात की है, तो इसमें एक सवाल ये भी है कि ये जो इंतखाबी इस्लाहात हैं इसका आगाज कौन करेगा, कैसे होगा, तभी तो आगे निज़ाम चेंज होगा ना। इसको आप कैसे देखते हैं कि इंतखाबी इस्लाहात होंगी तो निज़ाम चेंज होगा जी, तो वो कौन करेगा, वो क्या, उसके बारे में आपका लाया अमल क्या है? देखें, इंतखाबी इस्लाहात के 2 तरीके। फर्स्ट स्टेप, उसका पहला तरीकाकार बड़ा सिंपल है, वो ये है कि आइन के अंदर वो शिकें मौजूद हैं जो कि आपके एक उम्मीदवार की अहलियत को बयान करती हैं कि उम्मीदवार कैसा होना चाहिए, उम्मीदवार ईमानदार होना चाहिए, ये मतलब ये कि कबीरा गुनाहों का, यानी इस लेवल की आपकी शिकें आर्टिकल 62, आर्टिकल 63, आर्टिकल 218 के सेक्शंस, ये वो सेक्शंस मौजूद हैं आइन के अंदर इटसेल्फ मौजूद हैं कि जो एक उम्मीदवार की अहलियत को डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले तो ये इसका यानी सादा तरीका ये है कि आप आइन की अमलदारी को यकीनी बनाएं, और वो डेफिनेटली आइन की अमलदारी को यकीनी कौन बनाता है? रियासत पाकिस्तान बनाती है। रियासत पाकिस्तान के जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, ये उनका फर्ज है कि वो इसकी अमलदारी को यकीनी बनाएं, पहला। दूसरा तरीका यह है कि जो मौजूदा निज़ाम इंतखाब है इसके अंदर जो खराबियां हैं
देखें उसके लिए इलेक्शन कमीशन है, उसके लिए गवर्नमेंट है। हम ये कहते हैं कि हम उसका बेहतर सिस्टम देने के लिए तैयार हैं और हमने दिया है। और आप ये देखें कि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक को आप स्टडी करें, आप देखें ऑस्ट्रेलिया के अंदर प्रेफरेंस वोट सिस्टम चल रहा है, जिसके अंदर आप अपनी लेट्स सपोज एक इलाके में हल्के में 5 उम्मीदवार हैं, तो उनकी 5 प्रेफरेंस आप देते हैं। कहते हैं आप ये कहते हैं जी मेरी ए नंबर प्रेफरेंस में ये है, बी में ये है, सी में, डी में, ई में 5। आप 5 उम्मीदवार हैं तो अपनी 5 प्रेफरेंसेस डिफाइन कर देते हैं। वो एक पूरा सिस्टम है, अब उसके ऊपर भी तफसीली बात नहीं हो सकती। अच्छा, दूसरा दुनिया में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम चल रहा है। फिर एक और चल रहा है जिसको कहते हैं कि मॉडिफाइड प्रोपोर्शनल। ये बेसिकली मैंने स्टडी किया था, तो ये आपका यूनान में, ग्रीस की असम्बली में, उसमें चल रहा है। मसलन उन्होंने प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में कुछ 1-2 मसाइल आते हैं, उन्होंने उसको एड्रेस करने के लिए उसके अंदर मॉडिफिकेशन की। आपके जर्मनी में फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम और प्रोपोर्शनल सिस्टम का कॉम्बिनेशन चल रहा है। आपके इसराइल में और एक और कंट्री है उसमें ट्रू प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम चल रहा है, वो उससे भी आगे की एक कैटेगरी है। तो दुनिया के अंदर मुख्तलिफ निज़ाम चल रहे हैं और वो डिलीवर कर रहे हैं, और उन निज़ामों की वजह से बड़े अच्छे लोग बड़े अच्छे तरीके से जो है वो एक प्रोसेस से सामने आकर असम्बली में आते हैं और वो उस कौम के लिए अपनी सर्विसेज देते हैं। लेकिन हमारे यहाँ जुल्म की इंतहा है कि हमने वो इतना घिसा पिटा निज़ाम रखा हुआ है कि जिसमें आपकी पंजाब में जाएंगे तो पता चलेगा जी वहां के जो टवाने हैं, वहां की जो मियाँ हैं, वहां के जो मखदूम हैं, वहां के जो मतलब जो ताकतवर वडेरे बरादरियां हैं, वही जीतेंगे इलेक्शन। वहां पे कोई काबिल आदमी, कोई मतलब यानी इंटेलेक्चुअल, कोई ऐसा बंदा जो हुकूमती रियासती उमूर को समझता हो, वो इलेक्शन में ना आ सकता है ना जीत सकता है। लिहाजा इन वडेरों ने जाके अपनी वडेरा शाही को मजबूत करने के लिए जो कवानीन है वो बनवाने हैं। इन्होंने अवाम का, मुजारों का, गरीबों का, महकूमों की, उनकी बेहतरी के लिए कवानीन नहीं बनवाने हैं। और ये सिर्फ इशराफिया अपने आप को तहफ़्फ़ुज़ देती है और अपने राइट्स को तहफ़्फ़ुज़ देती है। ये है असल इशू, ये है असल मसला। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह हमने दुनिया के सारे निज़ामों को स्टडी करके उसके कंपैरिजन में पाकिस्तान के लिए निज़ाम सजेस्ट किया हुआ है, और उस पर हम हर वक्त वर्किंग पेपर देने के लिए तैयार हैं। उस पर करेगा कौन अमलदारी? उस पर रियासत पाकिस्तान को करना, उस पर अदलिया नोटिस ले सकती है हमारी। देखें अब यानी अदलिया की वो जो कंटेम्प्ट है वो मुझ पे ना लग जाए, चूंकि यहाँ पे तो अगर हम एक समोसे के ऊपर 100 मोटो एक्शन ले सकते हैं, शराब की बोतल पे 100 मोटो एक्शन ले सकते हैं, तो मुझे इस चीज का जवाब दें कि इस मुल्क की जो एक्चुअल जो बुनियादी काम है, जहां से आपका पूरा मुल्क चलना है, उस सिस्टम के अंदर इतनी बड़ी खराबी है, तो वहां पे हम 100 मोटो एक्शन क्यों नहीं ले सकते? या उसको सीधा करने के लिए हम अपनी जो विल है उसको क्यों नहीं यूज कर सकते? तो ये उसके ऊपर है कि हमारी रियासत और हुकूमत, अब हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये हमेशा से इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की हामी रही, और इन्होंने पंजाब में कुछ हद तक किया भी है। पंजाब में मुतनासिब नुमाइंदगी का निज़ाम बतौर एक्ट आ चुका है, तो मरकज में भी इनको करना चाहिए। इनको इलेक्शन खाली आप ये समझते हैं कि जी हमने ओवरसीज को वोटिंग के राइट्स दे दिए हैं, और तो ये मैं समझता हूँ आवाम को बेवकूफ बनाने वाली बात है। ओवरसीज को आप वोटिंग के राइट्स भले दे दें, उनके आगे सिस्टम ही ऐसा है कि वो किसको वोट देंगे? वो उनके पास ऑप्शन ही 4 वडेरों की होगी, तो किसी एक वडेरे को वोट दे देंगे। तो ये कौन सी चेंज है? आप उस सिस्टम को लेके आए कि जिसमें से साफ और शफाफ, अहल, काबिल, दयानतदार लोग इलेक्शन में चॉइस के तौर पे लोगों के सामने आए। वज़ीर आज़म साहब रियासत मदीना की बात करते हैं, तो आप भी का भी मतलब दीन के हवाले से यही मौक़िफ़ है, तो आप उनका साथ क्यों नहीं देते? आप उनके साथ खड़े क्यों नहीं होते? इसकी क्या वजह है? इस वक्त देखें, मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकल पार्टीज का जो है ना वो मकबूलियत का ग्राफ होता है। बेसिकली वो एक वेव लेंथ की तरह होता है, कभी वो ऊपर होता है, कभी नीचे होता है, कभी ऊपर। तो मेरी ज़ाती राय में इस वक्त पीटीआई का ग्राफ बहुत नीचे है, और इस वक्त उनको अवामी सख्त रद्द-ए-अमल का सामना है, क्योंकि ये अवाम को रिलीफ देने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हुए हैं। और मैं इस कॉन्टेक्स्ट में एक बात यहाँ पे करना चाहता हूँ, बड़ा अच्छा, बहुत रेलिवेंट क्वेश्चन है। मैं ये बात करना चाहता हूँ कि इमरान खान साहब, मेरे मुखातिब इस वक्त आप हैं, आप इस कौम के सामने और दुनिया के सामने रियासत मदीना की बात करते हैं, तो मैं 10 बदस्ता आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ये नाम ना लिया करें। खुदारा इस इतनी अजीम रियासत को अपनी सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल ना करें, या आप उस कॉन्सेप्ट से
लोगों को और आइंदा आने वाली नस्लों को बेजार करेंगे। किस लिए कि रियासत मदीना को आपने क्या स्टडी किया है? क्या आपको पता है कि रियासत मदीना कैसे कायम हुई थी? आपको पता है कि रियासत मदीना में सबसे पहले कौन से इकदाम किए गए थे? आपको नहीं पता तो फिर आप इस किस्म की बातें क्यों करते हैं? आप क्यों कौम को और पूरी आलमी बरादरी को बेवकूफ बनाना चाहते हैं? रियासत मदीना में सबसे पहला काम जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, वो अजीम शख्सियत, वो अजीम दुनिया के लिए कामिल नमूना रहनुमाई का, उन्होंने पहला काम क्या किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहला काम ये किया कि एक अमीर को, अंसार को और एक गरीब मुहाजिर को जिसकी मैशत बुनियादी तौर पे तबाह हो चुकी थी, खत्म हो चुकी थी, जो घर बार छोड़ के, जायदादें सब कुछ छोड़कर, कारोबार छोड़कर मदीना पाक में हिजरत करके आए थे, उनके पास कुछ नहीं था। वो एक, अब दो तबके होते हैं ना, हैव्स और हैव नॉट्स, तो वो हैव नॉट्स में थे। उनके पास आज जिस तरह हमारा गरीब तबका है पाकिस्तान का, वो खुद सोजियां, खुदकुशियां कर रहे हैं, लोगों के घरों के चूल्हे बुझा दिए आपने। उनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन दोनों का अपना एक दूसरे का भाई बना दिया और आपने फरमाया कि इस अमीर की मैशत में इस गरीब का हिस्सा मौजूद है। 50% उसने अपनी इकोनॉमी, अपनी मैशत का 50% उस गरीब को दे दिया। हत्ता कि तारीख ये मिसाल नहीं दे सकती कि ये भी उसके अंदर मौजूद है कि कई ऐसे सहाबा थे जिनकी मल्टीपल मैरिजेस थी और जो मुहाजिर के पास उनकी ज़ौजा नहीं थी तो उन्होंने अपनी इवन अजवाज को तलाक देकर उस मुहाजिर से शादी करवाई। तारीख ये मिसाल देने से कासिर है। उखुवत और मोहब्बत की इतनी बड़ी मिसाल, तो ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लीडरशिप थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले गुर्बत का मसला हल किया था। आप किस रियासत मदीना की बात करते हैं? आप झूठ बोल रहे हैं, आप धोखा दे रहे हैं कौम को। रियासत मदीना वो रियासत बनेगी जिस पे सबसे पहले गरीब का मसला हल किया जाएगा। और आप कहते हैं जी इस पे आप बात कर सकते हैं कि जी आज तो कोई बंदा अमीर और गरीब भाई हो ही नहीं सकते। हाँ, तो इसके हल मौजूद है। इसका हल क्या है? इसका एक हल जो मैं सजेस्ट कर रहा हूं वो ये है कि आप मार्जिनल टैक्स का सिस्टम लेके आए। मार्जिनल टैक्स क्या होता है? आपके पास मैशत के बड़े बड़े जादूगर बैठे हुए, असद उमर साहब और इस जैसे लोग। मार्जिनल टैक्स उसको कहते हैं कि जब इनकम की स्लैब्स के ऊपर टैक्स लगता है। मिसाल के तौर पे आपकी 20 लाख की इनकम है मिसाल के तौर पे, तो वो टैक्सेबल नहीं है। तो जब आप 30 लाख पे जाएंगे तो इतना टैक्स लगेगा, 40 पे जाएंगे आपकी इनकम तो इतना टैक्स लगेगा। अगर आपकी इनकम 1 करोड़ पे होगी तो आपका टैक्स बढ़ जाएगा, फिर 2 करोड़ 10। इससे क्या होगा कि वो शख्स जो अमारत में है, जिसकी दौलत बढ़ रही है, उसके ऊपर टैक्स की रेशो कुछ बढ़ जाएगी और उस पे उसको एतराज नहीं होना चाहिए, इसलिए कि उसकी उस मैशत में, उस दौलत में उस गरीब का हिस्सा है। इस्लाम का तस्वर मैशत ये है, रियासत मदीना का तस्वर मैशत ये है। लेकिन आपके इर्द गिर्द में जो आपके साथ जो सरमायादार लगे हुए हैं, वो आपको इस किस्म का स्टेप कभी नहीं लेने देंगे। वो आपसे हर वो स्टेप आपसे अप्रूव करवाएंगे और आपसे हर वो काम करवाएंगे जिससे उनकी दौलत मजीद बढ़े और गरीब का चूल्हा बुझे और गरीब मरे, गरीब खुद सोजियां करे और गरीब जो है उसके घर की तमाम तर मैशत तबाह हो जाए। तो फिर किस किस्म की रियासत मदीना है? ये रियासत मदीना है। क्यों जुल्म कर रहे हैं आप? इतने बड़े तस्वर को क्यों खराब कर रहे हैं? रियासत मदीना का अगर आप सच्चे दावेदार हैं तो सबसे पहले गरीबों को रिलीफ दें। आपने महंगाई वहां पहुंचा दी है कि एक आम शख्स, मैं ये समझता हूं कि अब अपनी पूरी लाइफ में मटन खरीद कर खाने के काबिल नहीं रहा। वो नहीं खा सकेगा, अब नहीं खा सकता, उसका रेट वहां चला गया। अंडा और मुर्गी नहीं खा सकता। आप मटन की बात करते हैं, यहाँ पे सब्जियां खाने से लोग आरी हो गए हैं। आप रियासत मदीना की बात कर रहे हैं। कितनी गलत गुफ्तगू है, कितना गलत बात है, कितना धोखा है कौम के साथ। ये बात ना करें, आप छोड़ दें ये नारा लगाना। हाँ, अगर आप नारा लगाते हैं, आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हैं, नारा लगाएं, लेकिन फिर कल से गरीब को रिलीफ देना शुरू कर दें और उस गरीब के रिलीफ के मुख्तलिफ सूरत हाल निकालें। ये आपका फर्ज है, आप हुक्मरान हैं। आप ये नहीं कह सकते कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मुझे पता नहीं था, मेरी तैयारी नहीं थी। नहीं तैयारी तो छोड़ के चले जाएं, किस लिए बैठे हुए हैं? अगर आप हैं और रियासत मदीना का नाम लेना चाहते हैं तो कल से ऐलान करें गरीबों के लिए रिलीफ पैकेज निकालने का। अगर रियासत पाकिस्तान इमरान खान साहब आपके आईनी तकाजे पूरे नहीं करते और इंतखाबी इस्लाहत जो है उनके ऊपर कोई काम नहीं करते, तो क्या पाकिस्तान अवामी तहरीक इंतखाबात का हिस्सा बनेगी?
या आपकी अगली हिकमत अमली क्या होगी वो वाज़ेह करें। बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन किया है कि अगर जिस तरह का निज़ाम इंतखाब हम चाहते हैं उस पे वो इस्लाहात नहीं होती तो क्या अवामी तहरीक इलेक्शन का हिस्सा बनेगी या नहीं बनेगी। तो देखें, इसके हवाले से सबसे पहली बात यह है कि पाकिस्तान अवामी तहरीक पाकिस्तान की वो वाहिद सियासी जमात है कि जो इंतखाब की बात भी करती है और अल्हम्दुलिल्लाह इनकलाब की बात भी करती है। हमारे दोनों एजेंडाज हैं। तो बात यह है कि हम सियासी अमल को कभी नहीं छोड़ेंगे। सियासत पे और जमहूरियत पे हमारा यकीन है, हमारा बिलीव है। अब जहां तक बात है पंजाब में, आपने जो क्वेश्चन पूछा, पंजाब में बल्दियाती निज़ाम में बेहतरी आ चुकी है, उसमें एक प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम बतौर एक्ट आ चुका है। तो वहां पर तो हम पूरी अपनी तैयारी के साथ इलेक्शन में जा रहे हैं। और जहां तक दूसरी बात आपने की, उसके लिए हमने इन दिनों हमारी मतलब स्ट्रेटेजिक प्लान कमेटी में डिस्कस हुआ है कि हम नेशनल लेवल का जो इलेक्शन सिस्टम है उसको भी हम सोच रहे हैं कि तब्दील करवाने के लिए गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डालें और उसके लिए अपना वर्किंग करें। और उसको हम इंशाल्लाह ताला अपनी पूरी एफर्ट से उसको भी तब्दील करवाएंगे और उसके लिए हम अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे। बाकी वक्त आने के ऊपर हालात और वाकयात के मुताबिक अपने फैसले करेंगे। सियासी जमातें हमेशा अपने नजरिए को कायम रखते हुए ऐसा ही करती हैं। वो हालात और वाकयात के मुताबिक और अपने नैरेटिव और अपने नजरिए के मुताबिक फैसले करती हैं। हम भी उसी तरह करेंगे। आखिर में मेरा आपसे एक और सवाल ये है कि इस वक्त ओपोजिशन भी सड़कों पे है, अवाम भी हुकूमत से तंग आ चुके हैं और आप भी तब्दीली की बात करते हैं, निज़ाम की तब्दीली की बात करते हैं। तो क्या आप ये नहीं समझते कि एक कौमी हुकूमत कायम की जाए कुछ वक्त के लिए जो इन मसाइल को हल कर सके? देखें, मैं समझता हूँ कि आपने इंतहाई सबसे आज के इंटरव्यू का अहम तरीन क्वेश्चन आपने पूछा है। ये जो आपने सवाल पूछा है, तो पिछले दिनों देखें जब हमने 2012 में कैंपेन स्टार्ट की थी और हमने उस वक्त कौमी हुकूमत की तजवीज़ दी थी और आप उसको आज भी अभी यूट्यूब पे, आज तो खैर पूरे फेसबुक ट्विटर पे हमारा 23 दिसंबर का जलसा चल रहा है और टॉप ट्रेंड्स में है। तो हमने उस वक्त ये तजवीज़ रखी थी सामने कि आप एक इंटरम गवर्नमेंट ऐसी लेके आए जो कि इन इस्लाहात को पहले करें, जो इस निज़ाम की इन बुनियादी, चूंकि सारा निज़ाम तो तब्दील इंटरम गवर्नमेंट या कौमी हुकूमत नहीं कर सकती, लेकिन हमने कुछ बुनियादी तब्दीलियां सजेस्ट की थी। अगर वो कर दी जाती तो उसके बाद निज़ाम की तब्दीली का अमल स्टार्ट हो जाता है। तो आज भी आपके इस सवाल को मैं इस तरह से जवाब देता हूं कि बिल्कुल ऐसा है कि अगर आप इस नतीजे पे पहुंचते हैं और आप पाकिस्तान को हकीकी मानों में एक अजीम मुल्क बनाना चाहते हैं, कामयाब मुल्क बनाना चाहते हैं, इस गर्दाब से निकालना चाहते हैं, इसके मुआशी मसाइल, इसके बाकी मसाइल खत्म करना चाहते हैं, तो आपको आज भी ये करना पड़ेगा कि अगर आप एक बिफोर गोइंग इनटू द फ्रेश इलेक्शन, अगर आप एक इंटरनल सेटअप लेके आते हैं और एक कौमी हुकूमत का सेटअप लेके आते हैं कि जिसका टारगेट हो इन बुनियादी इस्लाहात का, और वो इस्लाहात करने के बाद स्क्रूटनी के वो मुकम्मल प्रोसेस और आईनी अमलदारी के बाद अगर वो हकीकी मानों में इलेक्शन करवाते हैं कि अच्छे निज़ाम के साथ, तो मैं समझता हूं कि ऐसे मकसद के लिए अगर कौमी हुकूमत लाई जाती है तो ये इंतहाई मुल्क के लिए बेहतर इकदाम होगा और इससे बहुत फायदा हासिल होगा।